हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस स्टूडेंट वर्ल्ड के। और मैं आप पंकज कुमार, और आज फिर से हम पॉलिटिकल साइंस की तीसरी वीडियो लेके आ रहे हैं। तीसरा टॉपिक, पहली बुक समकालीन विश्व रणनीति का चैप्टर शीत युद्ध का दौर का तीसरा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है दो द्वितीय विश्व की शुरुआत या आरंभ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो सीबीएसई ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए बनाई जा रही है, परंतु जो बच्चे ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तीसरा टॉपिक, दो द्वितीय विश्व की शुरुआत या आरंभ। बच्चों, पहले दो वीडियो में मैं बात करी थी कि किस तरह से शीत युद्ध की सेंटर की बात करी, शीत युद्ध क्या है उसकी बात करी, और जो हम तीसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है दो द्वितीय विश्व का आरंभ। मतलब ये दो दुर्ग होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं दो दुर्ग होता क्या है। देखिए, विश्व जब शुरू होता है और जब समाप्त होता है दूसरा विश्व 1939 से लेके 1945 तक, 1945 के बाद में शीत युद्ध की शुरुआत होती है। और इसी शीत युद्ध के दौरान में पूरा विश्व जो है दो खेमों में, दो ब्लॉक्स में बढ़ जाता है। इन्हीं ब्लॉक्स को हम कहते हैं ध्रुव। एक ब्लॉक को हमने नाम दिया पश्चिमी ध्रुव और एक ब्लॉक को हमने नाम दिया पूर्वी ध्रुव। ये ध्रुव कैसे बने, किस तरह से बने, ये विश्व विभाजित क्यों हुआ, हम इसी की बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो बच्चों, सबसे पहले हमने बात करी दो ध्रुव की। अब देखें कि ये जो विभाजन था, ये जो ब्लॉक्स बनने शुरू हुए, ये जो ध्रुव बना, उसकी शुरुआत कहां से होती है? तो बच्चों, उसकी शुरुआत होती है यूरोप से। आपको यूरोप का मैप नजर आ रहा होगा यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यूरोप हमारे 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट हमारा यूरोप है, जिसमें बहुत सारे डेवलप कंट्रीज आते हैं। जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया। ये सभी जो देश है, जो ज्यादातर डेवलप देश है, उनकी अगर हम लोग बात करें, या बड़े देश है, या जो बड़े बड़ी घटनाओं में जिनका योगदान रहा है, उन सभी की जो बात करते हैं तो यूरोप के बाद, जैसे पहला और दूसरा विश्व युद्ध की तरह हम लोग देखें तो ज्यादातर देश थे वो यूरोप से संबंधित थे। तो यूरोप से इसका विभाजन शुरू होता है, और यूरोप के भी किससे? जर्मनी से। जर्मनी को अगर हम इस तरह से देखें, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, इस तरह से हम लोग देखें, यूरोप के अंदर जर्मनी देश है, उसको हम देखें तो उसका एक हिस्सा, अगर हम बात करें, जो पश्चिमी हिस्सा है और ये जो पूर्वी हिस्सा है, एक जो पूर्वी हिस्सा है वो यूएसएसआर को, और जो हम बात करें पश्चिमी जो हिस्सा है वो अमेरिका को बिलोंग करता है। इसी तरह से पूरी दुनिया जो है दो खेमों में बढ़ जाती है। एक खेमा जिसकी अगुवाई सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर कर रहा था, और एक खेमा जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था। इसी को हमने पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव का नाम दिया, जिसकी शुरुआत होती है यूरोप से। पर यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ यूरोप के देशों का विभाजन नहीं होता, बल्कि पूरे विश्व का ही विभाजन होता है। अब एक और जानने वाली बात यहाँ पे है कि ये जो ध्रुव तो बने, चलिए ठीक है, हमने बात करी कि दुनिया दो खेमों में बढ़ गई, लेकिन दुनिया दो खेमों में बटे क्यों? देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग समझना पड़ेगा हमें कि जो देश नए आजाद हो रहे थे और जो देश पुराने थे, उनको अब संरक्षण की जरूरत पड़ी। कोई भी चीजें, अब मान लीजिए कि मुझे किसी की जरूरत है तो मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, या कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। वही स्थिति यहाँ पे भी थी। दोनों ही महाशक्तियों ने कहीं ना कहीं पे कोशिश किया दोनों महाशक्तियों ने कहीं ना कहीं पे कोशिश किया कि पूरे विश्व के ज्यादातर देशों को अपने खेमों में शामिल कर सके। शुरुआत यहाँ पे यूरोप से होती है, परंतु हमें ध्यान देना है कि इसका फैलाव लगभग पूरे विश्व में होता है, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, एशिया हो या यूरोप हो।
विश्व के हर एक देशों के अंदर इन दोनों ही देशों ने गुटों ने, अमेरिका गुट और सोवियत संघ जो गुट था, दोनों ने पहुंचने की कोशिश करी और कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा देश जो है अपने खेमे में वो शामिल कर सके। बहरहाल इसी के बीच में हम लोग कहीं ना कहीं पे नीचे हम लोग बात करें गुट निरपेक्षता का विकास यही शुरू होता है। गुट निरपेक्षता क्या है, कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या है, उसकी बात हम लोग करेंगे लास्ट में, परंतु थोड़ा सा ऊपर की चर्चा कर ले पहले। तो इस तरह से दो युद्ध की शुरुआत होती है। अब दो गुटों में शामिल होने की जरूरत क्यों पड़ी? हम यहाँ बात करते हैं कि जब कोई छोटा देश इन महाशक्तियों का संरक्षण प्राप्त करता है, जब कोई छोटा देश इन महाशक्तियों का संरक्षण प्राप्त करता है, या वो ये कहता है कि हम आपके साथ में हैं, हम अमेरिका के साथ में हैं, या हम यूएसएसआर के साथ में हैं, या सोवियत संघ के साथ में हैं, तो उसके बदले में उन छोटे देशों को मिलता क्या है? तो बच्चों, उन छोटे देशों को मिलता है संरक्षण। यदि उन पर कोई हमला करता है तो महाशक्ति उनके साथ में खड़ी होगी। उनको जरूरत अगर कभी पैसे की होती है, आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है, तो आर्थिक मदद भी बहुत ही आसानी से उनको मिल जाता है। महाशक्तियां जो उनको आर्थिक मदद प्रदान करती है। उसके अलावा हम लोग अगर ये बात करें कि किस तरह से महाशक्तियों को छोटे देशों की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि भाई अगर हमें छोटे देशों को हमारी जरूरत है तो बड़े देशों को भी हमारी जरूरत होगी, तभी वो हमें अपने गुटों में शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, कुछ चीजें रिपीट भी हो सकती है, जैसे कि आर्थिक मदद। जिस प्रकार से जब महाशक्ति को पैसे की जरूरत होती है या छोटे देशों को पैसों की जरूरत होती है तो महाशक्ति से मदद मांगती है। इन केस कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब महाशक्तियों को पैसे की जरूरत पड़े, तो उसी तरह से छोटे देश जिन्होंने उनकी अगुवाई को स्वीकार किया है वो भी उनकी मदद करें, यानी कि आर्थिक मदद भी यहाँ पे आएगा। दूसरा, सैनिक ठिकानों के लिए या परमाणु हथियारों को छुपाने के लिए, जैसे मान लो कि अभी क्यूबा मिसाइल संकट में पड़ा था, वो यूएसएसआर का सपोर्ट करता था और यूएसएसआर ने क्या किया कि वहां पे अपने परमाणु हथियार को रख दिया। उसी तरह से जितने भी छोटे या बड़े देश जो महाशक्तियों की अगुवाई स्वीकार करते हैं वहां पे हथियारों को भी रखा जाता है। दूसरा, स्पाई के लिए, जासूसी करने के लिए। कई बार छोटे छोटे देश दूसरे देशों के इंफॉर्मेशन निकलवा देते, जैसे कि मान लो कि नाटो था जो अमेरिका के काफी करीब था, तो नाटो चाहे तो अमेरिका के अंदर क्या एक्टिविटीज चल रही है, क्या योजना बन रही है, इस बात की खबर आसानी से निकलवा सकता है, क्योंकि वो काफी पास में है अमेरिका के, और वो खबर वो किसको दे सकता है? सोवियत संघ को दे सकता है। तो स्पाई करवाने के लिए। दूसरा, संसाधनों के लिए। कभी कभी महाशक्तियों को संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, कभी वो पूर्ति नहीं कर पाते अपने रिसोर्सेज से, तो वो छोटे छोटे देशों का जो है रिसोर्सेज का यूज, जो संसाधन होता है उसका प्रयोग जो है वो अपने फायदे के लिए वो करते हैं। इस तरह से हमने बात करी कि गुटों में शामिल होने के क्या फायदे होते हैं और क्यों वो शामिल होते हैं। छोटे जो देश है वो महाशक्तियों की अधीनता स्वीकार क्यों करते हैं। चलिए पहले हमने बात करी कि यूरोप से इसका विभाजन शुरू होता है। तो यूरोप में जो विभाजन शुरू हुआ उसको हम दो ग्रुप के माध्यम से समझते हैं। एक ग्रुप जिसका नाम है नाटो। नाटो को हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी अगुवाई करने वाला देश है वो है अमेरिका। यूरोप और अमेरिका, यूरोप के कई देशों को मिला के अमेरिका के साथ में अमेरिका ने गुट बनाया जिसका नाम नाटो रखा गया, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य था उन देशों का विकास करना जो इस गुट में शामिल है, और साथ साथ कुछ योजनाएं रखी गई, जैसे कि नाटो के ऊपर हमला समूचे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, संगठन के ऊपर हमला माना जाएगा। नाटो के किसी भी देश के ऊपर हमला अगर होता है तो उसे पूरे सभी देशों पर हमला माना जाएगा। आपस में सहयोग करने की योजना पहला था हमारा, सभी मतलब अगर किसी देश के ऊपर हमला होता है तो सभी के ऊपर हमला माना जाएगा, नाटो के जितने भी देश थे उनके शामिल उनके ऊपर। दूसरा, आर्थिक सहयोग प्राप्त करना, आपसी विकास करना, ये सभी मुद्दे जो है नाटो के अंदर शामिल हैं। यूरोप के अंदर ये संगठन बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक, अब यूएसएसआर भी चुगली बैठेगा। उसने ये जो संगठन था बच्चों ये 1949 में बनाया गया, 1949 के अंदर, और वार्सा पैक्ट यानी कि वार्सा संधि जो है वो 1955 में बनाया गया था। तो बच्चों वार्सा संधि क्या था? जिस प्रकार से यूरोप के अंदर अमेरिका ने एक संगठन बनाया ताकि वो अपने जो गुटों में शामिल जो लोग थे, जो देश थे, उनका वो संरक्षण कर सके, उनके साथ मिलकर वो एक्टिविटीज कर सके यूरोप के अंदर। ठीक उसी तरह से यूरोप के अंदर यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने भी अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया वार्सा संधि, जो इसका मुकाबला करने के लिए बनाया गया था ठीक यूरोप के अंदर ही, जो
यूएसएसआर और उनके जो अधिपत्य देश थे उनके बीच में ये संगठन बनाया गया था। इस संगठन का काम क्या था? इस संगठन का काम था आपसे विकास करना और नाटो के ऊपर नजर रखना। नाटो के ऊपर नजर रखना मतलब देखो हमने बातें स्पाई की, एक्टिविटीज का ध्यान रखना, तो जो भी ये काम करते थे उसके ऊपर इनका पूरा ध्यान रहता था कि ये जो काम करे उसके ऊपर हम नजर रखें, कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमें नुकसान पहुंच सके या हमारे आर्थिक कमजोरी आ सके या हमारा कोई भी नुकसान किसी तरह का हो रहा हो, तो उस योजना का पता जो हमें जल्दी से जल्दी चल जाए। ओके, तो हमने ये बात करी यूरोप की। अब जिस तरह से यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर दोनों ही महाशक्ति अपने पैर पसारे, गुट बनाए और अपने गुटों में शामिल करने के लिए देशों को उन्होंने आपस में जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह से दोनों ही महाशक्तियों ने अपने पैर जो है एशिया और पूर्वी एशिया के अंदर भी, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर भी उन्होंने अपने पैर पसारने की कोशिश करी और जो एशिया के अंदर और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर जो देश थे उनको अपने गुटों में शामिल करने की कोशिश की। इस कोशिश में अमेरिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो एशिया के अंदर अमेरिका दो गुट बनाता है, दो संगठन बनाता है। हम कहें यहाँ पे सेटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों संगठन जो है अमेरिका के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या है बच्चों? ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय संधि संगठन। उसी की तरफ दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने कोई संगठन तो नहीं बनाया, परंतु उसने अपने संघ को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया जो उसकी ताकत को बढ़ा सकते थे, जैसे कि वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक। बच्चों आप जानते हैं कि सभी कंट्रीज जो है वो एशियन कंट्रीज है और इन कंट्रीज को आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। बच्चों एक चीज यहाँ पे मैं रोक के बोलना चाहता हूँ, 12th में मैप्स के भी काफी मार्क्स होते हैं। कोशिश कीजिए कि भारत के नक्शे को और विश्व के नक्शे को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अगर आप अभी से शुरुआत करोगे तो आने वाले समय में आप जल्दी से जल्दी याद कर पाओगे। कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आप सोते हैं, वहाँ पे आप एक मैप लगाए वर्ल्ड का और एक इंडिया का मैप लगाए, और जब भी कोई नया देश आपको नजर आता है तो आप उस मैप पे ढूंढने की कोशिश कीजिए, आप उस मैप पे सर्च करने की कोशिश कीजिए। पहले खुद से पहले कॉन्टिनेंट ढूंढिए और फिर कॉन्टिनेंट के अंदर उस देश की लोकेशन ढूंढिए और फिर उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए और सर्किल कीजिए जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो भारत से जुड़े हुए आपस में देश है और यूरोप के काफी सारे देशों को आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपको काफी फायदा होगा जब आप मैप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 12th के अंदर। ठीक है बच्चों, तो वापस आते हैं। इस तरह से एशिया और पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर अमेरिका ने दो संगठन बनाए अपने संघ को मजबूत करने के लिए। और उस यूएसएसआर ने उसी तरह से उस देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया, जिसमें था वियतनाम, उत्तरी कोरिया और ईरान। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि ना केवल यूरोप, एशिया, बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों ने, ज्यादातर देशों ने जो है अपने आप को दो खेमों में बांट लिया था। एक खेमा जिसको हम पूर्वी ध्रुव कहते थे, जिसकी अगुवाई यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ कर रहा था, और एक खेमा जिसको हम पश्चिमी ध्रुव कहते थे, जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था। ज्यादातर देश इन दोनों गुटों में शामिल हो गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी अपनी मर्जी से शामिल हुए थे। कई जगह पे इन महाशक्तियों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, अपनी ताकत का प्रयोग किया और उन्हें जबरदस्ती उनको अपने खेमे में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि गलत था, लेकिन उस समय उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। छोटे छोटे देशों के पास मजबूरी में उन महाशक्तियों के सामने उनको झुकना पड़ा और उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। बहरहाल इसी बीच में जब ये जोर तोड़ चल रहा था, खींचातानी चल रही थी, एक दूसरे संगठन को मजबूत करने की होड़ चल रही थी, उसी बीच में एक ऐसा आंदोलन या एक ऐसा गुट सामने आता है जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता, जिसको हम नॉन अलाइंड मूवमेंट भी कहते हैं बच्चों। ये जो गुट निरपेक्षता, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। फिलहाल यहाँ पे हम समझ लेते हैं एक छोटा सा, अगर मैं बात कहूँ तो गुट निरपेक्षता का होता है दोनों ही जो ध्रुव थे, दोनों ही गुट थे, जो अमेरिकी गुट था और जो सोवियत संघ का जो गुट था, वो दोनों से अपनी अलग पहचान बनाना ही गुट निरपेक्षता का है। यानी कि दोनों की संगठनों को या दोनों ही जो उनका संघ था उनकी अधीनता स्वीकार ना करना या उनके संघ में शामिल ना होना ही गुट निरपेक्षता कहलाया। उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई, उनकी अलग नीति थी। इसके ऊपर हम विशेष चर्चा हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे। तो बच्चों फटाफट से एक बार हम एक रिकैप देख लें यहाँ पे कि क्या क्या हुआ था।
तो हम लोग यहाँ पे बात करें दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ किस तरह से होता है। तो हमने बात की कि यूरोप से इसका विभाजन शुरू होता है। यूरोप के अंदर से जर्मनी दो भागों में बढ़ता है। उसके बाद में जो यूरोप का पूर्वी खेमा जो होता है वो सोवियत संघ में शामिल हो जाता है और जो पश्चिमी खेमा होता है वो अमेरिकी गुट में शामिल हो जाता है। उसके बाद गुट में शामिल क्यों होते हैं, तो बच्चों ने बात करी कि छोटे देशों को जिस तरह से बड़े देशों की जरूरत पड़ती है उस तरह से बड़े देशों को भी छोटे देशों की भी जरूरत पड़ती है। रिसोर्सेज के लिए, सैन्य ठिकानों के लिए, स्पाई करने के लिए, आर्थिक मदद के लिए, संसाधनों के लिए, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से छोटे देश जो है बड़े देशों की अधीनता स्वीकार करते हैं और जो बड़े देश हैं उनका फायदा उठाते हैं, लेकिन साथ में उनको जो छोटे देश उनको संरक्षण भी देते हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते हैं। तो इस तरह से ये गुटों में शामिल हो जाता है। और एशिया के यूरोप के अंदर अमेरिका ने एक गुट बनाया जिसका नाम नाटो रखा गया। नाटो का उद्देश्य हम जानते हैं, वहां पे आर्थिक विकास करना और आपस में एक दूसरे की मदद करना। इस उद्देश्य में जो है नाटो बनाया जाता है 1949 में। इसी के मुकाबले के लिए सोवियत संघ एक संगठन आता है यूरोप के अंदर जिसका नाम रखा था वार्सा संधि। ये वार्सा संधि जो बच्चों ये 1955 में बनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है आपसी विकास करना, आर्थिक विकास करना और नाटो के ऊपर नजर रखना। जिस तरह से यूरोप के अंदर अपने पैर पसारे हैं दोनों ही संगठनों ने, दोनों ही संघ ने, उसी तरह से जो है एशिया के अंदर अपनी पहुंच बनाने के लिए भी अमेरिका ने दो संगठनों का निर्माण किया। सेटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय संधि संगठन। और उसी के मुकाबले अगर हम लोग देखें तो यूएसएसआर कोई संगठन तो नहीं बनाता एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर, लेकिन वो कई देशों से अपने संबंधों को मजबूत करता है, ज्यादा बेहतर करता है। चाइना के साथ मिलकर जिसमें वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक शामिल है। और लास्ट में हमने अभी गुटनिरपेक्षता की बात करी। तो बच्चों ये था हमारा तीसरा लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत या दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर कुछ और इसमें आपको पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको दोबारा से इसको रिकंसिडर करेंगे और उसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बच्चों प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको देखिए, समझिए। और कुछ अलग आप देखना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, कुछ अलग टॉपिक समझना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा कहीं से, तो प्लीज हमें बताइए ताकि हम उसको वीडियो बनाएं। थैंक यू।